चीन की नीति विस्तारवादी, कुटिल और दोस्ती के नाम पर हमेशा धोखा देने वाली रही है। 15-16 जून की रात भी चीन ने धोखे से हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। आज चीन हमें खुली चुनौती दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो इस कपटपूर्ण कार्रवाई के लिए भारत की सेना को ही दोषी बताया है। गलवान घाटी में 15 जून को नियंत्रण रेखा की झड़प के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकृत अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो सीधी धमकी दे डाली है। अखबार लिखता है, 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ भारत की मदद को आए थे, पर चीन ने भारत को फिर भी हराया था। उसने आगे लिखा है कि इस समय तो चीन की अर्थव्यवस्था भारत से 5 गुनी है। चीन फिर से भारत को सबक सिखाएगा। चीन की ये गीदड़ भभकी है। भारत भी अब 1962 वाला नहीं है। गलवान घाटी में भारतीय जवानों ने चीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। आप विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इस युद्ध के कई मोर्चे हैं। मौजूदा संघर्ष सामरिक भी है, आर्थिक भी, वैचारिक भी और मनोवैज्ञानिक भी है। इसी बीच देश कोरोना से भी एक जंग लड़ रहा है। हम जानते ही हैं कि चीन बहुत ही चालाक, धूर्त और घातक शत्रु है। वह हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की ओट में आपकी पीठ में छुरा भोंपता है। वह आपके साथ शिखर बैठक के समय नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ कर देता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकवादी तंत्र दुनिया के किसी कायदे कानून, पूर्व मान्य समझौते और नियम को नहीं मानता। पिछले दिनों में हांगकांग के मामले में दुनिया ये देख ही रही है। अपनी आर्थिक और सामरिक धौंस पट्टी से सबको हाँकने की कोशिश करने वाले ऐसे मर्यादाहीन देश की चालबाजियों से समूचा विश्व हैरान है। हमें समझना होगा कि चीन अपनी टेक्नोलॉजी और एप्स जैसे कि जूम और टिकटॉक तक का इस्तेमाल इस युद्ध के मनोवैज्ञानिक संघर्ष में कर रहा है। देखने की बात यह है कि गलवान घाटी में लड़ाई की मूल वजह क्या है। इसकी 2 मूल वजहें हैं। पहली, भारत ने पिछले कुछ साल में अपनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगातार सड़कें, पुल और हवाई अड्डे बनाने का काम किया है। इससे चीन विचलित है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो 1962 के बाद हमने चीन की सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम किया ही नहीं। उधर चीन ने लगातार सड़कें, रेल मार्ग, हवाई पट्टियां और पुल बनाए, जिससे उसकी सेना तथा बड़े हथियार थोड़े समय में ही मोर्चे पर पहुंच जाते हैं। इधर हम सोचते रहे कि अगर हम सड़क और पुल बनाएंगे तो चीन की सेना उनका इस्तेमाल कर सकती है। ऐसी नकारात्मक और कायरतापूर्ण सोच एक पराजित मानसिकता को ही दिखाती है। जो लोग आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि डर की यह मानसिकता क्या सही थी। संतोष की बात है कि देश ने अपनी इस कमजोरी को समझा और पिछले कुछ समय से भारत चीन नियंत्रण रेखा तक पहुंचने के लिए नई सड़कें, पुल और हवाई अड्डे बनने लगे। इसलिए चीन ने स्पष्ट कहा है कि मौजूदा तनाव का मूल कारण भारत का ये निर्माण ही है। मौजूदा संघर्ष भारत की इस नई सोच का उदाहरण है, जो भारत की संप्रभुता, सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए गलवान घाटी की घटना पर देश को गर्व करने की आवश्यकता है, न कि इससे विचलित होने की। इस वक्त भारत चीन तनाव का दूसरा कारण है। चीन की आंतरिक स्थिति। कोरोना महामारी के बाद चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था संकट में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा कोरोना की जानकारी दुनिया को समय पर ना दिए जाने के कारण विश्व भर में चीन के प्रति आक्रोश है। स्वयं चीन के अंदर भी इसको लेकर असंतोष के स्वर उठ रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी गलती मानने के बजाय पूरी दुनिया में देश को धमकाना शुरू कर दिया है। अगर आप देखें तो एक के बाद एक चीन ने ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान, ताइवान, कनाडा आदि कई देशों के साथ जबरन बैर मोल लिया है। हांगकांग में पहले से मान्य और स्वीकृत समझौते को उलट दिया है। दरअसल कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने उद्दंडता का सहारा लेना शुरू किया है।
लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर जो विवाद के मोर्चे चीन ने अब खोले हैं, उन पर पहले अधिक विवाद नहीं था। इसका मतलब साफ है, अपनी नाकामी और आंतरिक मामलों से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ उसने यह मोर्चा खोला है। दरअसल अपने देश में एक वर्ग ऐसा है जो अंदर खाने चीन के साथ सहानुभूति रखता है। देश के वामपंथी सोच रखने वाले तो चीन को अपना वैचारिक मसीहा मानते हैं, इसलिए उनके बर्ताव पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। वह 1962 के दौरान भी ऐसा कर चुके हैं। समझा जा सकता है कि उनकी स्वाभाविक सहानुभूति चीन के साथ है, परंतु मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सोचना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में बेतुके सवाल उठाना क्या देश में शंका का माहौल पैदा करने जैसा नहीं है। ऐसे में सेना, उसकी तैयारी और देश के नेतृत्व के प्रति संदेह का वातावरण पैदा करना इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में शत्रु का साथ देने के बराबर है। यह सही है कि चीन में कम्युनिस्ट तानाशाही के उलट भारत एक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र पारदर्शिता और खुलेपन पर चलता है, पर जब सवाल देश की सुरक्षा, रणनीति, दांव-पेचों और उसके सैन्य मनोबल का हो तो बेहद सतर्कता बरतना जरूरी है। जब चीन का पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र भारत के खिलाफ प्रचार में लगा हुआ है, उस समय देश की पार्टियां, खासकर कांग्रेस ऐसा करने लगे तो बड़ी हैरत होती है। मेरे ख्याल से ये वक्त सवाल पूछने का नहीं, बल्कि बिना किसी किंतु परंतु के देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होने का है। कांग्रेस कार्य समिति की इस हफ्ते खास बैठक हुई। होना तो ये चाहिए था कि पार्टी एक लाइन का प्रस्ताव पारित करती कि इस नाजुक घड़ी में वह सेना और देश के साथ खड़ी हुई है, पर उस प्रस्ताव में तो बस सवालों की झड़ी लगी हुई है। और तो और अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान राजनीतिक मौन धारण करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस वक्त लंबा चौड़ा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट्स और बयानों के बारे में तो कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा। जब संकट के बादल थम जाएं, सेनाएं पीछे लौट जाएं, युद्ध जैसी स्थिति समाप्त हो जाए, उस समय संसद में सरकार और प्रधानमंत्री से खूब सवाल पूछे जाने चाहिए। परंतु इस समय ट्विटर पर अनर्गल प्रलाप करना और अटपटे सवाल पूछना देश की जनता के मन में संदेह के बीज बोना है। हमारे जो वीर शहीद हैं, उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? जो भी ऐसा कर रहे हैं वे देश के दीर्घकालिक हितों को दरकिनार करते हुए सिर्फ अपनी छोटी मोटी राजनीति तथा क्षुद्र स्वार्थों के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश की सेनाएं जब सीमा पर खून बहा रही हों, आपके शत्रु की नजर आपके एक एक कदम पर ही नहीं, आपकी भाव भंगिमा तक पर हो, उस समय 2020 क्रिकेट मैच की तरह हर बॉल पर कमेंट्री की उम्मीद गैर जिम्मेदाराना और बेहद बेवकूफाना है।